बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एयर मासेज। तो एयर मासेज क्या होता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वायुमंडल की उस विस्तृत और सघन राशि है जो वायु की, उसको वायु राशि बोलते हैं। जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है या जो भौतिक गुण है वायु राशि के, तापमान और आर्द्रता के जो लक्षण है वो इसमें क्षैतिज दिशा में क्या है, एक जैसे होते हैं। इसको हम वायु राशि बोलते हैं। इसके ऊपर हमारे बहुत से जलवायुवेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, वे परिभाषाओं के माध्यम से बताया है। जैसे हार्वर्ड जे क्रिचफील्ड के अनुसार वायु राशि वायुमंडल का वह विस्तृत भाग है जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं हैं उस क्षैतिज दिशा में समान होती है या बराबर होती है, होमोजीनियस होती है। उसके बाद में इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक जो वायु राशि है उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं कि जैसे एक वायु राशि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर से हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई हो सकती है। कभी कभी विशालता में तो एक वायु राशि एक महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को भी कवर कर सकती है। और ऊंचाई की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह पूरे सौरमंडल में फैली हुई हो सकती है। वायु राशि में अनेक परतें होती हैं, अनेक अलग अलग लेयर होती हैं, लेकिन सभी परतों में तापमान और आर्द्रता का जो गुण है वो क्या है, लगभग समान होती है। जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि आपस में मिलती हैं तो उनके मिलन क्षेत्रफल या सीमांत जो उनका एरिया है उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर तापमान और आर्द्रता संबंधी दिशाओं में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वायु राशि में तापमान एवं आर्द्रता के लंबवत वितरण में अंतर पाया जाता है। अगर हम ये बात करें कि लंबवत भी वायु राशियों में बराबर तापमान पाया जाता है, ये नहीं है, बल्कि विभिन्न ऊंचाइयों पर समान हाइट पर पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि तापमान और आर्द्रता के गुण क्षैतिज दिशा में बराबर पाए जाते हैं। इसको हम वायु राशि बोलते हैं। वायु राशियाँ अपने उद्गम क्षेत्र पर स्थिर नहीं रहती, कभी भी वो लगातार क्या है, प्रभावित होती रहती है। इनका स्थानांतरण चाहे जिस भी दिशा में हो, ये अपने मौलिक स्वरूप को बहुत धीरे धीरे छोड़ती हैं। सभी वायु राशियाँ किसी न किसी धरातलीय पवन तंत्र से संबंधित होती हैं। कोई सन्मार्गी पवनों से जुड़ी हुई है, कोई पछुआ पवनों से जुड़ी हुई है, कोई ध्रुवीय पवनों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये शिथिल नहीं रहती बल्कि चलती रहती हैं। इनका अगर हम महत्व की बात करें तो ऋतु परिवर्तन के लिए घटनाएं से वायु राशियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होता है और इनसे वातावरणों का निर्माण होता है। जब दो वायु राशियाँ मिलती हैं तो इनसे वातावरणों का निर्माण होता है। जिस भी क्षेत्र में वायु राशियाँ पहुँचती हैं वे अपने प्रकृति के अनुसार वहाँ के तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाओं को प्रभावित करती हैं। उसके बाद में वायु राशियों की प्रकृति, वायु राशियों की प्रकृति या नेचर ऑफ एयर मासेज से हमारा है कि अगर कोई वायु राशि किसी ठंडे प्रदेश में जाती है या उसका तापमान जिस प्रदेश में वो जा रही है वहाँ से ज़्यादा होता है तो उसको हम गर्म वायु राशि बोलते हैं। अगर वो इस ऐसे प्रदेश में विचरण कर रही है या जा रही है जहाँ पर तापमान पहले ही बहुत ज़्यादा है लेकिन उस वायु राशि का तापमान कम है उस क्षेत्र में, तो हम उसको ठंडी वायु राशि कहेंगे। अब इनकी उत्पत्ति के अनुकूल दशाएँ, इनमें देखिए तापमान और आर्द्रता की समान दशाओं से युक्त एक विस्तृत क्षेत्र इनका होना चाहिए वायु राशि के निर्माण के लिए। उत्पत्ति क्षेत्र या तो पूरी तरह स्थलीय भाग हो या समुद्री भाग। वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र में वायु का अभिसरण कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। अभिसरण होने से वायु में तापीय विषमताएं पैदा हो जाती हैं जो वायु राशि की उत्पत्ति में बाधा पैदा करती है। वायु में क्षैतिज गति होती है तो वह अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। क्षैतिज क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक शिथिल रहनी चाहिए जिससे वायु राशियों में भिन्नता पैदा न हो। उद्गम क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर वायु को ऊपर से नीचे उतरना वायु राशियों की उत्पत्ति में बड़ा सहायक है। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसे फैक्टर हैं जो वायु राशियों के उत्पत्ति के लिए या उसके निर्माण के लिए सहायक होते हैं। उसके बाद में इनका उद्गम क्षेत्र कि किन प्रदेशों में पैदा होती हैं, दुनिया के कौन से प्रदेश हैं जो वायु राशियों के उत्पत्ति के लिए या उनके निर्माण के लिए सहायक हैं। वे क्षेत्र जहाँ एक जैसी गुण धारण करने वाली वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं, वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र इनको बोलते हैं। जैसे पहला है ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र शीतकाल में विशेष तौर से। ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र, यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग एवं आर्कटिक प्रदेश शीतकाल के अंदर। उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, भूमध्यरेखीय सागरीय क्षेत्र और मानसूनी प्रदेश, ये वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद में वायु राशियों का वर्गीकरण। वैसे तो अनेक जलवायुवेताओं ने वायु राशियों का वर्गीकरण किया है, परंतु हम इसमें त्रिवार्था का वर्गीकरण पढ़ते हैं मुख्य तौर से। त्रिवार्था ने वायु राशियों का 3 आधारों पर वर्गीकरण किया है।
उद्गम क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों, आर्द्रता या धरातल की प्रकृति के आधार पर, या प्रक्षेप मार्ग के आधार पर, यानी 3 इसने वर्ग बनाए हैं। इसे जैसे पहला उद्गम क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें, इसे वायु राशियों का भौगोलिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वायु राशियों का वर्गीकरण ताप के आधार पर किया जाता है कि ताप के आधार पर वायु राशियाँ 2 प्रकार की हैं। ध्रुवीय वायु राशि, उच्च ध्रुवीय अक्षांशों में उत्पन्न होने वाली इन वायु राशियों के लिए ट्रिवार्था ने पी अक्षर का प्रयोग किया, अंग्रेजी के पी अक्षर का प्रयोग किया। यहाँ पी अक्षर पोलर का संक्षेप है। ध्रुवीय वायु राशियों के एक अन्य रूप आर्कटिक को ए अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, ट्रॉपिकल एयर मासेस, पहला है पोलर एयर मासेस, दूसरा है ट्रॉपिकल एयर मासेस। उष्ण कटिबंध में पैदा होने वाली इन वायु राशियों के लिए ट्रिवार्था ने टी अक्षर का प्रयोग किया है। यहाँ टी अक्षर ट्रॉपिकल वायु राशि का संक्षेप शब्द है। उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों को और एक और रूप भूमध्यरेखीय वायु राशि है, जिसे अंग्रेजी के ई अक्षर द्वारा हम प्रकट करते हैं, या ट्रिवार्था ने इसको ई अक्षर के माध्यम से प्रकट किया है। आर्द्रता या धरातल की प्रकृति के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण, इसमें भी 2 यानी वायु राशियों के 2 प्रकार हैं। पहला है कंटिनेंटल एयर मासेस और दूसरा है आपका मैरीटाइम एयर मासेस। अब महाद्वीपों पर जो उत्पन्न होती हैं उसके लिए ट्रिवार्था ने सी अक्षर का प्रयोग किया है, यानी कंटिनेंट के लिए इसने सी अक्षर का प्रयोग किया। इसी प्रकार अगर कोई वायु राशि महासागरीय प्रदेशों में, महासागरीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं तो उसके लिए एम अक्षर का प्रयोग किया है कि एम मतलब मैरीटाइम एयर मासेस। उसके बाद में है उष्ण कटिबंधीय समुद्रों पर उत्पन्न होने वाली वायु राशियों को, यानी उष्ण कटिबंधीय वायु राशि कहा जाता है। इसके लिए टी एम टी इसको बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वायु राशि एम टी। जैसे मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली वायु राशियों एम टी वायु राशियों का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है मानी जाती हैं। उसके बाद में प्रक्षेप मार्ग के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण। उद्गम क्षेत्र छोड़ने के बाद वायु राशियों के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन वायु राशियों के तापमान, आर्द्रता और स्थायित्व में होता है। परिवर्तन की है प्रक्रिया 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। पहला इसमें जैसे थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन की वायु राशि की निचली परत और भूतल के बीच उष्मा के आदान प्रदान के कारण वायु राशियों के गर्म या ठंडे होने की प्रक्रिया को थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इसमें उष्मागतिक परिवर्तन 3 बातों पर निर्भर करता है। सतह का स्वभाव कैसा है, पहला उद्गम क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र तक वायु राशि का भ्रमण पथ कितना लंबा है, लेंथ कितनी है, उद्गम क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं। जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर चलती है तो उसकी निचली परतें में क्या है, इसमें धीरे धीरे गर्म होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप वायु राशियों में संवहन धाराओं का, कन्वेंशनल करंट का क्या विकास होता है, इससे वायु अनस्टेबल हो जाती है और कपासी मेघ बनते हैं, विक्षोभ पैदा होते हैं। संघनन और वर्षण की प्रक्रिया इसके माध्यम से होती है। ऐसी वायु राशियों को के अक्षर यानी के काल्ट कोल्ड द्वारा प्रकट किया जाता है। के नामक अक्षर से इसमें हम ये पता करते हैं कि वह वायु राशि अपने मार्ग की अपेक्षा अधिक ठंडी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें कि जब कोई ध्रुवीय वायु राशि उष्ण कटिबंध की ओर बढ़ती है तो उसके साथ के अक्षर लगा देते हैं, अंग्रेजी का के वर्ड लगाते हैं। जैसे CPK यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि अथवा MPK महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि अपने से अधिक गर्म धरातल पर चलकर आई है। इसके विपरीत जब कोई गर्म वायु राशि ठंडे धरातल की ओर बढ़ती है तो उसकी निचली परतें क्या है, धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं। वायु राशि में तापमान के व्युत्क्रमण की दशा पैदा हो जाती है, जिससे ऊंचाई के साथ वायु ठंडी नहीं हो पाती, वायु में स्टेबिलिटी आ जाती है। इस दशा में संघनन तथा वर्षण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसी वायु राशियों को W अक्षर यानी वारम द्वारा प्रकट किया जाता है। W नामक जो अक्षर है, इसे पता चलता है कि वायु राशि अपने मार्ग की अपेक्षा अधिक गर्म है। इसमें भी जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जब कोई उष्ण कटिबंधीय वायु राशि ध्रुवों की ओर चलती है तो उसके साथ W अक्षर लगा देते हैं। जैसे MTW की महासागरीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशि या CTW महाद्वीपीय, C मतलब कंटिनेंटल, ट्रॉपिकल और वार्म महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशि अपने से अधिक ठंडे धरातल पर चढ़कर आई है।
इसी तरह डायनेमिक और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन है इसमें कि इस रूपांतरण में धरातल की गर्मी या ठंड का प्रभाव नहीं होता। इसमें चक्रवात, प्रतिचक्रवात तथा धरातल के घर्षण के द्वारा वायु के ऊपर उठने या नीचे उतरने से जो वायु राशियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। चक्रवात में वायु के ऊपर उठने से असंतुलन आ जाता है, जिसे यू अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिचक्रवात में वायु नीचे उतरती है, नीचे उतरने से क्या है उसमें संतुलन आ जाता है, जिसे एस अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है। यहाँ यू का मतलब अनस्टेबल या स्थिर है और एस का मतलब हम स्टेबल या स्थिर से है। यानी ट्रिवार्था ने इन आधारों पर विश्व की समस्त वायु राशियों को भौतिक गुणों के आधार पर 16 भागों में बांटा है। जैसे पहला जैसे सी पी और एम पी। अब इसने सी पी को भी आगे सी पी के और सी पी डब्ल्यू में बांट दिया। इनके भी दो भाग हैं, जैसे सी पी के एस, सी पी के यू, सी पी डब्ल्यू एस, सी पी डब्ल्यू यू। इसी प्रकार एम पी है जो, इसको भी क्या है पहले 2 भागों में एम पी के और एम पी डब्ल्यू में बांटा है। एम पी के को भी क्या है 2 भागों में बांटेंगे, एम पी के एस यानी सागरीय धुली ठंडी शीतल, एम पी के यू। एम पी डब्ल्यू को भी 2 भागों में बांटते हैं आगे, एम पी डब्ल्यू एस और एम पी डब्ल्यू यू। इसी तरह कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल और मैरीटाइम। ट्रॉपिकल को भी हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। जैसे सी टी को अगर हम बांटे तो सी टी के और सी टी डब्ल्यू। सी टी के को भी 2 भागों में बांटा गया आगे ट्रिवार्था ने वायु राशियों को, सी टी के एस और सी टी के यू। सी टी डब्ल्यू को भी सी टी डब्ल्यू एस और सी टी डब्ल्यू यू। इसी तरह एम टी को भी 2 भागों में, मैरीटाइम ट्रॉपिकल को मैरीटाइम ट्रॉपिकल काल्ट और मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म। जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल काल्ट है उसको भी क्या है 2 भागों में बांट दिया, मैरीटाइम ट्रॉपिकल काल्ट और स्टेबल, और दूसरी है एम टी के यू, मैरीटाइम ट्रॉपिकल काल्ट और अनस्टेबल। इसी तरह एम टी डब्ल्यू है जो आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म और स्टेबल है, और इसमें एक भाग बनेगा आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल। इस प्रकार ट्रिवार्था ने विश्व की समस्त वायु राशियों को 16 वर्गों में बांटकर इनका वर्णन किया है।